आज के साप्ताहिक शो अनकट हफ्ते की शुरुआत एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे से हम कर रहे हैं जिस पर इस पहाड़ प्रदेश के हर आमो खास नागरिक की सोच तो कौंध जाती है, पर मुद्दे को उठाने का जिगरा सभी में होता नहीं है। पर एक चाय बेच अब सत्ता की पहली सीढ़ी पर खड़ी एक युवा लड़की ने इस मुद्दे को गरमा दिया है, जिस पर अब सत्ता शिखर पर बैठे पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सोचने की जरूरत पड़ने वाली है। बात 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़े एक मुद्दे की भी, जिस पर अब चर्चाएं आम हैं, जिसने उत्तराखंड के खेल विभाग की खूब किरकिरी की है। साथ ही कांग्रेस में उठे तूफान की भी बात करेंगे, जिससे कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। सुनने में आया है कि वॉशिंग मशीन का करंट खत्म हो गया है, जिसकी वजह से एक पूर्व विधायक की वॉशिंग मशीन बंद हो गई है और उसने कपड़े धोना बंद कर दिया है। और अंत में उत्तराखंड में रेल परियोजना से जुड़ी एक अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। इसलिए सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अनकट हफ्ते की शुरुआत उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के सबसे ज्वलंत मुद्दे से करते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसी लड़की की फेसबुक पोस्ट से करते हैं जो अपने पिता की मृत्यु के बाद छोटी सी उम्र में चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती है, अपनी बहन की शादी करवाती है, भाई की पढ़ाई का जिम्मा उठाती है और फिर लोगों के कहने पर निकाय चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ती है और अच्छे वोटों से चुनाव जीतकर पार्षद बनती है, बिना किसी भी लाभ लश्कर और पैसे की नदियां बहाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम उसकी फेसबुक पोस्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में 1280 चुनाव हुए, जिसमें कोई पार्षद बना, कोई मेयर बना और कोई अध्यक्ष। तो उसका कारण भी ये वही नेता हैं जिनके श्रीमुख से वो कभी नहीं निकल पाया, जो इस युवा लड़की ने राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ते ही इस गंभीर मुद्दे को उठा दिया। ये पोस्ट बताती है कि इस पहाड़ की चिंता अब राजनीति में उभर रहे युवा कैसे करने लगे हैं और क्यों इस प्रदेश की राजनीति में ऐसे ही युवाओं की जरूरत बढ़ती चली जा रही है। श्रीनगर से पार्षद बनी तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित अंजना रावत की एक बेहद शानदार और असल में पहाड़ की दुर्दशा दिखाती ये पोस्ट सभी उत्तराखंडियों को पढ़नी चाहिए। अंजना लिखती हैं, जिस उद्देश्य के साथ पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया था, उन उम्मीदों को धीरे धीरे परिसीमन ने चकनाचूर कर दिया। राज्य गठन की मूल अवधारणा ही यही थी कि छोटी विधानसभाएं और प्रशासनिक इकाइयां होंगी, जिससे तेजी से विकास होगा। राज्य गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी विधानसभाओं को देखकर लग भी रहा था कि दूर गांवों में बैठे लोगों तक विकास की किरण पहुंचेगी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर हुए परिसीमन ने इस पहाड़ी राज्य के विकास पर ब्रेक लगा दिया। ये पोस्ट लिखने वाली इस लड़की अंजना ने जिस मुद्दे को लोगों के सामने रखा है, वो इस पहाड़ के विकास का एक अहम पहलू है। इस पहलू को और आगे हम बढ़ाए देते हैं ताकि पूरा मर्म आपको समझ आ सके। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन निश्चित ही कम जनसंख्या वाले इलाकों के लिए एक बड़ी चिंता है। आज आपको उत्तराखंड चुनाव से जुड़े बड़े फैक्टर बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से पहाड़ का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे पहाड़ की राजनीति और विकास मैदान तक ही सिमट कर रह गया है। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड, जिसका तत्कालीन नाम उत्तरांचल था, उसका गठन किया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड के हिस्से में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर 30 सीटें आई थीं, जिसमें से 19 पहाड़ की थीं और बाकी मैदान की थीं। प्रदेश की पहली अंतरिम सरकार इसी के आधार पर चुनी गई थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हुए इस परिसीमन को कुलदीप सिंह कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद उत्तराखंड को पहली दफा 70 सीटों में बांटा गया। इस परिसीमन में पहाड़ को 40 सीटें और मैदान को 30 सीटें मिली थीं। उत्तराखंड गठन के बाद 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनावों में कुलदीप सिंह कमीशन के परिसीमन के अनुसार गढ़वाल मंडल को 41 और कुमाऊं मंडल को 29 सीटें मिली थीं। 2002 के बाद 2007 में 5 साल के अंतराल में ही दूसरा परिसीमन हुआ। यहां जानकारी के लिए बता दें कि 2004 में राष्ट्रीय स्तर परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड में एक बार फिर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई। परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट साल 2008 में आयोग को सौंपी गई, जिसके आधार पर उत्तराखंड में 2012 के विधानसभा चुनाव हुए। 2012 के परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना थी।
विधानसभा को लेकर जहां मैदानों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या को एक विधानसभा का मानक रखा गया था, तो वहीं पहाड़ों पर इसे घटाकर 1 लाख से कम 85,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक विधानसभा बनाने का मानक रखा गया। हालांकि इतनी रियायत रखने के बाद भी पहाड़ का नेतृत्व घटने लगा। 2002 के परिसीमन के आधार पर जहां पहाड़ में 40 और मैदानों में 30 सीटें थीं, वहीं 2012 के परिसीमन में पहाड़ की 6 सीटें घटकर 34 रह गईं और मैदान में 6 सीटें बढ़कर 30 से 36 हो गईं। 2012 के परिसीमन में नंदप्रयाग और पिंडर जैसी कई विधानसभाओं को मर्ज कर दिया गया। 2012 के परिसीमन को लेकर यह भी कहा जाता है कि पिछड़ेपन, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति की वजह से पहाड़ों को मिली छूट उससे छीन ली गई। परिणाम यह हुआ कि पहाड़ों में 6 विधानसभा सीटें कम कर दी गईं और मैदान में 6 सीटें बढ़ गईं। यह कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुआ, जिसे भाजपा का पूरा समर्थन प्राप्त था। यदि देश के अन्य 5 राज्यों की तरह उत्तराखंड की सरकार इस परिसीमन से इनकार करते हुए एक प्रस्ताव परिसीमन आयोग को भेज देती तो नया परिसीमन नहीं होता। 2002 में हुए परिसीमन में पहाड़ों को 20% वेरिएशन देने की बात कही गई थी। जमीन पर देखें तो पहाड़ों को 10% का वेरिएशन का भी लाभ नहीं मिला। जिस पहाड़ की दुर्दशा के लिए उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की गई थी, अब उसे जन्मे 7 साल भी नहीं हुए थे कि हुक्मरानों ने मिली भगत कर उसे अपने हाल पर छोड़ देने के इंतजाम कर दिए। पहाड़ों से 6 सीटों का कम होना उसकी बदहाली के चीथड़े करने से कम नहीं था। यही कारण है कि पहाड़ का नेतृत्व धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उत्तराखंड में अब साल 2026 में विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। इस परिसीमन में पहाड़ में सीटें घटने की आशंका बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सीटों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा तो 2012 की तरह पहाड़ को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार 84.6% भूभाग पहाड़ का है, वहीं 14.6% मैदानी भूभाग है। आज स्थिति यह है कि 84.6% भूभाग में पलायन के कारण 42% जनसंख्या और 14.6% मैदानी भूभाग में 58% जनसंख्या निवास कर रही है। प्रदेश बनने के बाद एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल अपनी साख बचा नहीं पाया और सत्ता सुख के चलते केंद्रीय राजनीतिक दलों के साथ मिल गया। जबकि केंद्रीय राजनीतिक दलों का विजन मैदान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, वहीं जो क्षेत्रीय दल होता है उसके पास स्थानीय मुद्दों की अच्छी परख रहती है। लेकिन हिमालयी राज्य उत्तराखंड की अवधारणा कहीं ना कहीं अब मैदानी इलाकों में सिमट रही है। उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 साल हो गए हैं और बीते 25 साल राज्य परिकल्पनाओं की कब्र खोदने सरीखे काम में जुटे होने का आभास देता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया और भारत के 26वें राज्य उत्तराखंड को राज्य गठन के दिन से ही राज्य आंदोलनकारी जन अपेक्षाओं व राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों का राज्य मानने से इनकार करने लगे थे, जिसकी वाजिब वजह थी। सबसे पहला सवाल उत्तराखंड को बेमेल खिचड़ी बना देने का था। उत्तराखंड राज्य के 8 पहाड़ी जिले देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जिलों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी मांगों को ध्वनित करती जनता की पीड़ा थी। मूलभूत समस्याओं से जूझते पहाड़ के लिए पहाड़ के लोग अलग राज्य में अपने विकास का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन शुरुआत ही उनके सपनों के मुताबिक नहीं हुई, जिसका असर अब ये प्रदेश देख रहा है। जिस मकसद के लिए राज्य मांगा गया था वो अब सपना मात्र रह गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि जनसंख्या के बजाय क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। हालांकि अब कुछ युवा इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ऐसी और भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और इन आवाजों का शोर अब यकीनन बुलंद होने लगा है, एकदम उसी तरह से जैसे अपनी पोस्ट के जरिए अंजना ने पहाड़ का दर्द, पहाड़ का मर्म बयां किया है। इन आवाजों से हटकर अब कुछ और आवाजों को भी सुन लेते हैं। कुछ आवाजें उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों से भी आ रही हैं। हाल ही में कई खेलों के खिलाड़ी पहले ही खेल विभाग पर बाहर के राज्यों के खिलाड़ियों को खिलाने का आरोप लगा चुके हैं। उनका आरोप था कि खेल विभाग उत्तराखंड की टीमों में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को शामिल कर रहा है और यहां के खिलाड़ी बाहर किए जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ बाहरी राज्यों के खिलाड़ी उत्तराखंड के खिलाड़ियों का हक मार रहे थे, लेकिन अब तो राष्ट्रीय खेलों में मैच फिक्सिंग जैसी बातें भी अलग अलग माध्यमों से बाहर आने लगी हैं। शुक्र बस इतना भर है कि ये सिर्फ एक खेल को लेकर ही सामने आई है।
जिसकी पुष्ट अपुष्ट खबरें कई अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सुर्खियां भी बनी हैं। इतना ही नहीं, अगर इन खबरों की माने तो मेडलों की बोली भी लगने लगी है। मतलब 3 लाख दो और गोल्ड मेडल ले जाओ, रजत पदक चाहिए तो 2 लाख रुपए दे दो। अगर ये खबरें वाकई सच्चाई के गर्भ से निकल कर आई हैं तो कसम से कमाल ही हो रहा है इस प्रदेश में। मतलब खिलाड़ी अब अपनी प्रतिभा से नहीं, रिश्वत के दम पर मेडल जीत पाएंगे। स्थानीय अखबारों में छपी खबर के मुताबिक आरोप है कि स्वर्ण रजत कांस्य पदक दिलाने के नाम पर 3 से 1 लाख रुपए लेकर स्पर्धा के परिणाम मैच से पहले ही तय कर दिए गए। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब खेल मंत्री रेखा आर्य ने गोल्ड जीतने वाले को 12 लाख रुपए और सिल्वर जीतने वाले को 8 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने कहा, यह चौंकाने वाला और दुखद है कि राष्ट्रीय खेलों के पदक कथित तौर पर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही तय किए जाने लगे हैं। ताइक्वांडो में पदकों की फिक्सिंग के आरोपों के पीछे कितनी हकीकत और कितना फसाना है, ये सवाल अब बड़ा हो रहा है। खेल निदेशालय से लेकर खेल संघों तक में चर्चा है कि आखिर पदकों की फिक्सिंग कैसे हो सकती है, ये स्पष्ट होना चाहिए। जिन जगहों पर खेल हो रहे हैं वहां वीडियो कैमरे हर एंगल से पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चयन के लिए एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। पदकों की फिक्सिंग के आरोप पर डीओसी के खिलाफ कार्रवाई से भी पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो गया है। हालांकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पदकों की फिक्सिंग के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके लिए आईओए को विस्तृत जांच के लिए पत्र लिखा है। अब जांच में क्या सामने आता है इस पर सबकी नजरें हैं, मगर जांच में अगर यही सब सच के तौर पर सामने आया तो खेल विभाग और उसके मुखिया खेल मंत्री के लिए भी ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस पूरे आयोजन का न केवल जिम्मेदारी उन पर है बल्कि खेल से संबंधित सभी काम भी उनकी ही देखरेख में हो रहे हैं। विपक्ष ने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह की घटनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। इस तरह की फिक्सिंग और भ्रष्टाचार की घटनाएं भारत में खेलों की साख पर बट्टा लगाती हैं। इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? क्योंकि अल्मोड़ा में 20 बच्चों के भर्ती होने की खबर आई, 3 निर्णायक गणों की भर्ती होने की खबर आई, सर्दी लगने की बात सामने निकल कर आई और रेखा आर्या जब अल्मोड़ा पहुंचती हैं तो कहती हैं सब झूठी बातें हैं। 20 नहीं 7 ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 20 हो चाहे 7 हो, तबीयत बिगड़ क्यों रही है खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल है। और वहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के। सवाल ये भी है कि अगर कोई फिक्सिंग नहीं हुई है तो फिर ताइक्वांडो के डीओसी को हटाया क्यों गया? शिकायत की जांच में आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी शामिल रहे हैं। उन्हें कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पर डीओसी को हटाया गया। इतना ही नहीं, ताइक्वांडो में लगे 50% तकनीकी अधिकारियों को भी बदल दिया गया है। कुल 42 में से 21 तकनीकी अधिकारी को बदला गया है। सवाल यही उठता है कि अगर कोई भी फिक्सिंग नहीं हुई है तो फिर इतने लोगों पर एक साथ कार्रवाई क्यों की गई? ये अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। अब जब खेल की बात चल ही रही है तो बारी बारी से उत्तराखंड की राजनीति में चल रहे एक बड़े खेल की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। पहला खेल, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए बद्रीनाथ के कांग्रेस कोटे से विधायक बने और बाद में वॉशिंग मशीन से गुजरते हुए कमल के फूल की अर्चना कर दोबारा उपचुनाव लड़कर हार का स्वाद चखने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी के साथ हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की धर्मपत्नी रजनी भंडारी को शासन द्वारा चमोली जिला पंचायत प्रशासक पद से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को चार्ज देने के आदेश जारी किए गए। इस शासनादेश से रजनी भंडारी और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को भी जोर का झटका बड़ी ही जोर से लगा है। कुल मिलाकर देखें तो राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने से अच्छे दिन की बजाय बुरे दिन आ गए हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी विधायकी गंवा दी, उपचुनाव में भी करारी हार झेलनी पड़ी। अब पत्नी के हटाए जाने के बाद फिलहाल वो राजनीतिक रूप से शून्य में दिखाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब ये तो है ही कि उनको सपनों में भी 2027 भी खिसकता दिखाई दे ही रहा होगा।
हमारे पास वैसे 2027 को लेकर उनकी खिसकती सीट की कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं है, पर उनके मुख बिंदु से बरबस ही निकल पड़ता होगा कि क्या से क्या हो गया। क्या से क्या हो गया। इस बात पर एक शेर भी याद आता है जिसको राजेंद्र भंडारी से जोड़कर कतई ना देखा जाए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। खैर, राजनीति का एक खेल कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है। निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नगर निकाय चुनावों में कई सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई महानगर इकाई की बैठक में हंगामा हो गया। कई कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। इसमें पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता भी बताई गई। बताया जाता है कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये सब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में हुआ। कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई। देहरादून महापौर पद के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र पोखरियाल और उनके समर्थक बैठक छोड़कर बाहर आ गए। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। महापौर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के समर्थकों और पार्षदों प्रत्याशियों ने भी पार्टी के पदाधिकारी पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने को कहा, साथ ही सभी को शालीनता से अपनी बात रखने को कहा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई वार्डों में प्रत्याशी को 100 से 200 मत पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट किसके कहने पर दिया गया। आरोप लगाया कि कई टिकट लाखों रुपए में बेचे गए। इसमें पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हैं। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी खूब खरी खोटी सुनाई और टिकट आवंटन पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में असहज स्थिति होने पर कुछ नेताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक बार फिर तूफान उठ रहे हैं, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी पार्टी के अंदर असहज कर रहे हैं। हरीश रावत भी कह चुके हैं कि बंद कमरों में बैठक करने से कुछ नहीं होगा। असल में कांग्रेस का संगठन कमजोर है। उनका हमला इशारों में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ ही था। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस की कला खुलकर धरातल पर आ गई। इस पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी रिपोर्ट आला कमान को भेजने की बात की और कहा कि अगर किसी के भी पास कोई भी सबूत हो तो समक्ष रखे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। अब कांग्रेस अध्यक्ष से होते हुए भाजपा अध्यक्ष की तरफ भी रुख कर चलते हैं, जहां वर्तमान अध्यक्ष से नए अध्यक्ष को गद्दी ट्रांसफर होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मार्च महीने के पहले हफ्ते में मिल सकता है। सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ पार्टी के नए कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर गर्मा रही चर्चाओं के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट को रिपीट भी कर सकती है। यदि भट्ट रिपीट नहीं हुए तो भाजपा को अपनी राजनीतिक परंपरा के अनुसार जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से संगठन की कमान गढ़वाल के किसी ब्राह्मण चेहरे को सौंपनी पड़ेगी। पार्टी के भीतर चर्चा एक ये भी है कि इस बार दलित या ओबीसी चेहरे को बागडोर सौंपकर नया प्रयोग भी किया जा सकता है। अब किसके हाथ में भाजपा हाईकमान प्रदेश संगठन की बागडोर देगा, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि ये फैसला 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण और लगातार सुर्खियों में पिछले कुछ समय से धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का विभाग भी है। दरअसल इस बार प्रेमचंद्र अग्रवाल के विभाग में एक नियुक्ति सवालों के घेरे में है। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और उनके साथियों ने निकाय चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता में एक बाहरी राज्य के व्यक्ति को 1,75,000 की सैलरी पर नौकरी देने की बात पर नियुक्ति देने वाले अधिकारी से कई सवाल पूछे। उन्होंने इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल के सवालों से भी अधिकारी बचते दिखाई दिए। आप भी इस पूरे वार्तालाप को वीडियो के माध्यम से देखिए ताकि मामला पूरी तरह से आपको समझ आ सके। ये चेतावनी हर विभाग के लिए है सर। कल ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर, आपके साइन है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर। यहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता नहीं भ्रष्टाचारी को यहाँ बैठा रहे, 1,75,000 की सैलरी इस प्रदेश में, मतलब चल क्या रहा है। वैसे ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छा भी इस प्रदेश में होता रहा है। पर इस बार की सुखद खबर पहाड़ी जिलों के सफर को आसान बनाने को लेकर चल रही योजनाओं से निकल कर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार की दिल्ली यात्रा से पहाड़ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए पैसा ले आए हैं।
दरअसल केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित बजट से कहीं अधिक है। इससे उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। 63 किलोमीटर लंबी किच्छा खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार में और तेजी आएगी। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिए बजट की कोई कमी न अब तक थी और न आगे रहेगी। खैर, आज के शो में हमने उस मुद्दे से शुरुआत की जो हर पहाड़ी के दिल में है, फिर चाहे वो मैदानी जिले में बसते हों या पहाड़ी जिले में। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहाड़ पहाड़ियों के लिए बना था, उनके सपनों को पूरा करने के लिए बना था, विकास की असल गंगा बहे उसके लिए बना था। उस पर आयातित राजनीतिक बड़ी पार्टियों का और उनके नेताओं का ही जाने अनजाने कब्जा हो गया, जिन्होंने खुद अपने आशियाने पहाड़ की पगडंडियां छोड़ मैदानी जिलों की चौड़ी सड़कों के किनारों पर बसा लिए, जिनके सामने जब पहाड़ की बात आती है तो बदन में सिहरन दौड़ने लगती है, ठंड से कपकपी छूटने लगती है। ऐसे में इन नेताओं से पहाड़ के दर्द, पहाड़ के मर्म की बात करना बेमानी है। आज के इस शो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।